मैंने तो लाहौर इंडिया को दे दिया था, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं है। मैं कलकत्ता पहले ही इंडिया को दे चुका था, इसलिए मुझे लाहौर पाकिस्तान को देना पड़ा। ये बात किसने कही? ये बात कही थी सर सिरिल रेडक्लिफ ने एक इंटरव्यू के दौरान। कौन थे ये? ये वो अंग्रेजी बाबू थे जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की लाइन खींची और अच्छे खासे देश के टुकड़े कर दिए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता तो? अगर इंडिया सब कॉन्टिनेंट एक देश होता तो? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। मुझे पता है आपके दिमाग में चल रहा होगा वही कोक स्टूडियो, आतिफ असलम, शाहिद अफरीदी और शोएब अख्तर और वसीम अकरम की बात करेगा, तो उसकी बात कभी किसी और वीडियो में करेंगे। इसमें जरा उससे ज्यादा जरूरी बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि देश के टुकड़े कैसे हुए थे। इंडिया के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने पहली बार आजादी से करीब 2.5 महीने पहले जून 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को बंटवारे का प्लान दिखाया था, जिसे माउंटबेटन प्लान कहा जाता था। प्लान क्या, ये खाका था लोगों को उजाड़ने का और देश को तोड़ने का। जब माउंटबेटन ने ये प्लान नेहरू को दिया तो उनका दिमाग खराब हो गया। नेहरू प्लान से जुड़े कागजात अपने कमरे में लेके आए थे, जिस डॉक्यूमेंट में देश का भविष्य कैद था। उसके एक एक पन्ने के हर शब्द को वो अपने कमरे में बैठकर बड़े ध्यान से पढ़ रहे थे। हर आगे बढ़ती लाइन के साथ उनकी बेचैनी भी तेजी से बढ़ रही थी। इस बेचैनी का बढ़ना लाजमी भी था, क्योंकि उनकी सोच का इंडिया उनके सामने कई टुकड़ों में उन्हें बिखरता नजर आ रहा था। प्लान में लिखा था कि इंडिया के 565 प्रिंसली स्टेट चाहे तो आजाद रह सकते थे, या फिर वो इंडिया या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ जा सकते थे। उन पर इंडिया और पाकिस्तान में शामिल होने की पाबंदी नहीं होगी, बल्कि चॉइस होगी। अब जब नेहरू की बेचैनी ज्यादा बढ़ी तो वो सीधा अपने भरोसेमंद साथी कृष्ण मेनन के पास पहुंचे। प्लान को मेनन के बेड पर फेंका और चिल्लाते हुए कहा, सब खत्म हो गया। खैर, इसके बाद एक नया ड्राफ्ट बनाया जाता है जिसने इंडिया के विभाजन का खाका खींचा। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, लेकिन 2 टुकड़ों में, यानी इंडिया और पाकिस्तान। 1947 में देश के बंटवारे से बने इंडिया और पाकिस्तान, और 24 साल बाद 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बना बांग्लादेश। ये बंटवारा उसी तरह का था जैसे 2 भाइयों के बीच होता है। जमीनें बटी और इसके साथ साथ घर का सामान भी बटा। इसमें पैसों से लेकर सोने की बग्घियां और जानवर तक शामिल थे। लेकिन ये बंटवारा नहीं होता तो आज इंडिया कैसा हो सकता था? एक चीज जो मोटे मोटे तौर पर कंफर्म है वो ये है कि बंटवारे में 10 लाख लोगों ने दम नहीं तोड़ा होता। पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया का हिस्सा होते, और ये सिर्फ 2 पहलू हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कई पहलू बताने वाला हूं, तो फिर वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आप एक चीज ध्यान में रखिए कि अगर इंडिया से पाकिस्तान अलग ना होता तो आज इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक देश होते। जी हाँ, बांग्लादेश भी तो 1971 में पाकिस्तान से ही अलग हुआ था। तो वीडियो में जिस भी चीज की बात की जाएगी तो 3 देश को मिलाकर एक करने की बात की जाएगी। अब बात तो मैं इस वीडियो में बहुत चीजों की करने वाला हूं, पर सबसे पहले बात करूंगा उन लोगों की जिन्होंने इस बंटवारे के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। जब 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ और इंडिया और पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बटे, तो इसकी कीमत लाखों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस एक बंटवारे में करीब 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अब आप इन्हें किसी भी तरफ मान सकते हैं, किसी भी धर्म या जाति का मान सकते हैं, पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इतने इंसानों की मौत हुई थी। इसके बाद फिर आता है साल 1971 का। ये वो साल था बांग्लादेश की आजादी का, यानी एक और लड़ाई का। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की आजादी की कीमत भी लोगों की जान से ही चुकाई गई थी, और यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान से छोटे देश को आजाद करने के लिए लोग इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे से ज्यादा मरे थे। कई रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में करीब 30 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। यानी अगर इंडिया और पाकिस्तान एक देश होते तो कुछ होता या ना होता, पर बंटवारे और आजादी के नाम पर 50 लाख लोगों की जान तो नहीं जाती। वैसे जान तो देश की आर्मी के सोल्जर्स की भी गई है। जी हाँ, अगर हमारा बंटवारा नहीं होता और हम आज भी एक देश होते तो हमारे करीब 32,685 सैनिक नहीं शहीद होते। इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1947-48 में सबसे पहली जंग हुई कश्मीर को लेकर। इस जंग में इंडिया के 1104 सैनिक शहीद हुए तो 6000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भी अपनी जान गंवाई, यानी करीब 7104 जानें गई। इसके बाद एक बार फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच
1965 में जंग हुई, जिसमें इंडिया के करीब 3264 सैनिक शहीद हुए और पाकिस्तान के 5800, यानी इस जंग में कुल सैनिकों की मौत का नंबर रहा 9064। फिर साल आता है 1971 का। इंडिया पाकिस्तान के बीच एक और जंग होती है। इसमें 3843 इंडिया के फौजी शहीद होते हैं तो 8000 पाकिस्तानी सैनिकों की जान जाती है, यानी इस जंग में करीब 11843 जानें गई। साथ में बांग्लादेश ने अपनी आजादी की लड़ाई में करीब 30 लाख जानें गंवाई। इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान 1999 में कारगिल के मैदान में लड़े थे, जहां पर इंडिया के 674 सैनिक शहीद हुए थे तो 4000 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, यानी कारगिल जंग में भी कुल 4674 सैनिकों की मौत हुई थी। आबादी देखिए, इंडिया के पास अभी अकेले ही दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी इंडिया में करीब 144 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, वहीं पाकिस्तान में करीब 25 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं और बांग्लादेश में करीब 17.5 करोड़ लोग। ऐसे में अगर सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश आज भी एक देश होता तो हमारी आबादी करीब 186 करोड़ होती, यानी हमने जो काम अब जाकर किया है वो काम हम करीब 29 साल पहले ही कर चुके होते। आप कहेंगे कौन सा काम? दरअसल इंडिया ने आबादी के मामले में चाइना को अप्रैल 2023 में पीछे छोड़ा था। तो अगर हम एक देश होते, करीब 29 साल पहले ही ये रिकॉर्ड हम अपने नाम कर चुके होते। वैसे दुनिया की टोटल आबादी अभी करीब 812 करोड़ है, तो ऐसे में दुनिया की करीब 23% आबादी सिर्फ इंडिया में ही रहती है। कश्मीर और इंडिया, देखिए अगर इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता और दोनों एक देश होते तो दोनों देशों में कश्मीर को लेकर इतना बड़ा विवाद नहीं होता। दरअसल पाकिस्तान हमेशा से मुस्लिम मेजॉरिटी आबादी वाले कश्मीर को अपना हिस्सा बताता है। वहीं जब जम्मू कश्मीर इंडिया में शामिल हुआ था तो उसे आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का ये मामला इतना बड़ा है साहब कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की चौखट तक जा चुका है। पाकिस्तान बार बार यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाता रहता है, वहीं इंडिया बाकी सभी देशों को हमारे आंतरिक मामलों से दूर रखने की सलाह देता है। पाकिस्तान ने कश्मीर के चक्कर में इंडिया पर अटैक भी कई बार किया है। सबसे पहले तो देश के आजाद होते ही पाकिस्तान ने 1947-48 की लड़ाई कश्मीर के लिए लड़ी। फिर इसके बाद 1965 में पाकिस्तान को लगा कि इंडिया अभी चाइना के साथ जंग करके बैठा है तो वो अभी कमजोर है, तो उसने कश्मीर पर कब्जे के मौके से 1965 में एक बार फिर से इंडिया पर अटैक कर दिया। और इसके बाद फिर 1999 में कारगिल की वॉर भी पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए ही की थी। अब 3 जंग के अंदर एक चीज जो कॉमन है और वो है पाकिस्तान की हार, यानी पाकिस्तान को हर बार मुंह की ही खानी पड़ी। इसके बाद अब इंडिया की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 भी खत्म कर दिया था, जिसका पाकिस्तान ने कड़ा विरोध किया। बहरहाल अगर आज हम एक देश होते, ना तो कश्मीर का इशू होता और ना ही पाकिस्तान को 3 बार हार देखनी पड़ती। इसके साथ ही अगर बंटवारा नहीं होता तो पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ भी नहीं बनता। इसके बाद इंडिया में 2001 के पार्लियामेंट वाले और 26/11 वाले मुंबई अटैक जैसे आतंकी हमले भी नहीं होते। मुस्लिम पॉपुलेशन में होते नंबर 1, अगर सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ होता तो इंडिया में रहती दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी। अभी इंडोनेशिया में 24.25 करोड़ लोगों के साथ दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। अब इस वक्त पाकिस्तान में 24 करोड़, इंडिया में 20 करोड़ और बांग्लादेश में 15 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। अगर बंटवारा नहीं होता तो इस वक्त इंडिया में 59 करोड़ मुस्लिम आबादी होती। इसी के साथ इंडिया ने इंडोनेशिया को पीछे छोड़ दिया होता। दुनिया का 15वां बड़ा समुद्री इलाके वाला देश होता इंडिया। अब आप कहेंगे कि यार इससे हमें क्या ही फायदा होता। रुको बताता हूँ। इंडिया में गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक के हिस्से में हमारा बॉर्डर समुद्र से लगता है। ऐसे में कोस्टल रेंज के अलावा देश की एक कोस्टल बॉर्डर भी होता है, जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ कहते हैं। इस इलाके के पानी और उसमें मिलने वाले सभी मिनरल्स पर देश का ही हक होता है। इंडिया की अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल में कोस्टल बॉर्डर है। इंडिया का EEZ 23.05 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं पाकिस्तान के पास अरबियन सी में 2.90 लाख स्क्वायर किलोमीटर और बांग्लादेश के पास बे ऑफ बंगाल में 1.19 लाख स्क्वायर किलोमीटर का EEZ इलाका है। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया में होते तो हमारे पास दुनिया का 15वां सबसे बड़ा EEZ होता, जिसका एरिया करीब 27.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर होता। बांग्लादेश की मैरीटाइम बॉर्डर में नेचुरल गैस का अकूत भंडार है। इसके अलावा यहाँ कई हैवी मिनरल्स,
जिक्रोन, रूटाइल, मैग्नेटाइट, मोनेजाइट जैसे सब्सटेंस भी मिलते हैं। इसका इस्तेमाल आयरन स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, एयरक्राफ्ट, इंजन, स्पेसक्राफ्ट बनाने में होता है। इसके साथ ही कोस्टल बॉर्डर के अंदर का इलाका मछुआरों की रोजी रोटी पूरी करने में भी बड़ा अहम रोल निभाता है। फिश फार्मिंग बांग्लादेश की जीडीपी का 4% हिस्सा है और ये एक्सपोर्ट के मामले में दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। बांग्लादेश के बाद अब जरा पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान के ईईजी में भी जिक्रोन, रूटाइल जैसे अहम मिनरल्स मिलते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के कोस्टल एरिया में तेल और गैस की मौजूदगी के लिए जरूरी सभी शर्तें भी पूरी होती हैं। टेक्निकल दिक्कतों की वजह से यहाँ तेल या गैस का भंडार ढूंढा नहीं जा सका है। अगर इंडिया का विभाजन नहीं होता तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ईईजी के सभी रिसोर्सेज इंडिया के पास होते। एंड ये तो हम सब जानते हैं कि अगर इंडिया के पास ये सारे रिसोर्सेज होते तो हम दुनिया में कहां तक जा सकते थे। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट के मामले में इंडिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। मैक्रो ट्रेंड्स के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट वैल्यू 456.6 अरब डॉलर थी। वहीं बांग्लादेश की मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट वैल्यू 100 अरब डॉलर और पाकिस्तान की 51.62 अरब डॉलर दर्ज की गई थी। यहाँ आपको शायद बांग्लादेश का नंबर देखकर थोड़ी हैरानी जरूर हो सकती है, पर यहाँ पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो दुनिया में एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया को भी पीछे छोड़ देती है। ऐसे में एक बड़े इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट वैल्यू करीब 607 अरब डॉलर होती। इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो पाकिस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल कराची देश का इंडस्ट्रियल सेंटर है। 2021 में खरीदने की क्षमता यानी परचेसिंग पावर के हिसाब से कराची की जीडीपी 190 अरब डॉलर थी, जो देश की जीडीपी का करीब 25% था। पाकिस्तान को 35% टैक्स रेवेन्यू कराची से मिलता है। कराची में पाकिस्तान के दो सबसे बड़े पोर्ट, एक तो कराची पोर्ट और दूसरा पोर्ट कासिम भी मौजूद है और देश का 95% ट्रेड इन्हीं पोर्ट से होता है। पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर लाहौर के देश की इकोनॉमी में 11% का कंट्रीब्यूशन है। 2025 तक लाहौर की जीडीपी 5.6% की ग्रोथ के साथ 102 अरब डॉलर होने का अंदाजा है। इसके अलावा लाहौर में 9000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। पिछले कुछ दशकों में यह मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो गया। लाहौर की 42% वर्कफोर्स फाइनेंस, बैंकिंग और रियल एस्टेट जैसे सेक्टरों में काम करती है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोडक्शन वाला शहर है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रेकोडिक खदान में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सोने तांबे का भंडार है। यहाँ 5.9 अरब टन मिनरल्स हैं। इसमें 0.41% मेटल यानी करीब 11.76 लाख किलो सोने और तांबे का रिजर्व है। इस खदान में 40 साल तक खुदाई की जा सकती है। तो भैया, अगर इंडिया एक बड़ा देश होता तो ये सब कुछ हमारे पास होता। वैसे लालच वाली बात नहीं है। अब इसे देखकर मेरा सच में मन कर रहा है कि यार काश देश के टुकड़े ना ही होते यार। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, देखिए, चीन के बाद बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा एक्सपोर्ट करने वाला देश है। बांग्लादेश का मासिक अपैरल और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 30,000 करोड़ रुपए का है। वहीं 12,500 करोड़ के साथ इंडिया चौथे नंबर पर है। बांग्लादेश की इकोनॉमिक तरक्की में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ये हर साल 35 अरब डॉलर का कपड़ा एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट से होने वाली कुल कमाई का 84% हिस्सा बांग्लादेश के टेक्सटाइल प्रोडक्ट से आता है। इस सेक्टर के देश की कुल जीडीपी में 13% का योगदान है। टेक्सटाइल सेक्टर ने बांग्लादेश में करीब 40 लाख लोगों को काम दिया है। वैसे एक दौर यह भी रहा है कि जब इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में दुनिया में नंबर 1 हुआ करता था, पर फिर हमारे देश में अंग्रेज आ गए और सारा मामला खराब कर दिया। लेकिन फिर भी अगर हमारे टुकड़े नहीं हुए होते तो हम टेक्सटाइल के मामले में दुनिया के नंबर 1 देश हो सकते थे। अब ये सब देखने के बाद आपको क्या लगता है? यार इंडिया और पाकिस्तान को अलग नहीं होने देना चाहिए था, या फिर जो भी हुआ अच्छा हुआ? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।